नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बौरठाकुर IAS एकेडमी। आज है 22 अप्रैल 2023। आज के दिन को हम वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या मेंस का क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, हम इस सेशन में देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स सेशन में एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करते हैं और एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में मिलता है। माई नेम इज़ अंतरा भूया। लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्नैपशॉट है 22 अप्रैल यानी कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का। कल हमने देखा था कि किस तरीके से एक आर्मी के व्हीकल में आग लग गया था और यहाँ पे आज इसके डिटेल्स क्या निकल के आया है। ये डिटेल निकल के आया है कि मिलिटेंट्स ने जो फ्यूल टैंक है उस पे अटैक किया था। आर्मी व्हीकल के फ्यूल टैंक में ग्रेनेड यहाँ पे हिट किया था, जिसके वजह से ये मेजर फायर इंसिडेंट हुआ। सो दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच हैज़ हैपन। और अभी यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA दे आर लुकिंग इनटू द मैटर कि क्या इसमें और अभी किया जा सकता है, बिकॉज देयर हैज़ बीन डेथ एज वेल एज क्रिटिकल इंजरीज। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू वर्ल्ड अर्थ डे। आज 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे आज का गूगल का होम पेज अगर आप देखेंगे, आज अगर आप गूगल ओपन करेंगे तो आपको ये इमेज देखने को मिलेगा। सो दिस इमेज इज़ बेसिकली फॉर क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज को डिनोट करता है, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज के लिए आपको डेडिकेट करते हुए इस इमेज को गूगल ने अपने होम पेज पे लगाया है। अब जो वर्ल्ड अर्थ डे है, सबसे पहले ये कब से मनाते आ रहे हैं हम लोग? 1970 से मनाते आ रहे हैं। नंबर 2, सबसे पहले कहाँ पे हमने इसको मनाना शुरू किया था? यूनाइटेड स्टेट्स से इसको शुरू किया था। नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ योर अर्थ आवर। क्या आपने अर्थ आवर के बारे में सुना है? तो एक अर्थ आवर का कंसेप्ट होता है। तो अर्थ आवर बेसिकली ये सिडनी में 2007 से शुरू किया गया था। एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नंबर 2 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, ठीक है। इंडिया में देहरादून में क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, ओके। और यहाँ पे सिडनी में सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको जो है अर्थ आवर को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से, और या फिर जहाँ पे भी इसको सेलिब्रेट, से इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इंडिया के लोकल टाइम के हिसाब से, इस तरीके से। द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर switch off all lights from 8:30 PM to 9:30 PM according to the local time। तो सभी लाइट्स को जो है 8:30 PM से लेके 9:30 PM तक स्विच ऑफ रखने के लिए आपका ये एक इनिशिएटिव है, सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं मेंस का क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्योंकि आज वर्ल्ड अर्थ डे है। और आपने देखा रिसेंटली AI पे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस तरीके से AI हेल्प कर सकता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। ओके, सो डिस्कस हाउ AI कैन हेल्प कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो एक न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे आया था जिसके तहत अर्थ डे 2023 UN रिपोर्ट पॉइंट्स टू कंटिन्यूअस एडवांस ऑफ क्लाइमेट चेंज। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज यहाँ पे लगातार हो रहा है। अ UN रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन फ्राइडे शोज दैट रिकॉर्ड लेवल्स of heat trapping by greenhouse gases is causing large scale changes in land, ocean and atmosphere। आया बात समझ में? देखिए, बहुत सरल लैंग्वेज में ये कहा जा रहा है कि आप लोग को पता होगा कि सन का जो रेडिएशन अर्थ में आता है, इनकमिंग रेडिएशन, क्या वो अर्थ एब्जॉर्ब करता है? इसके वजह से अर्थ गर्म रहता है। মানে ছানৰ যিখিনি ৰে আহে এইখিনি আৰ্টে কি শুহি লয় নেকি? শুহি লৈ এদিন শুহি শুহি নিজে ছান বনি যাব, দুটা টেম্পাৰেচাৰ ইকুৱেল হৈ যাব। চ' ইট ডাজন্ট হ্যাপেন্স লাইক दैट। देयर इज इंसोलेशन, द इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। लेकिन क्या रहता है, जब ये हीट बजट होता है और इस तरीके से हीट बजट मेंटेन होता है, लेकिन जब ये आउटगोइंग रेडिएशंस रहते हैं तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, ग्रीन हाउस गैसेस कौन हो गया? जैसे कि मीथेन हो गया, CO2 हो गया,
क्लाउड्स फॉर्मेशन जो हो गया, वाटर वेपर जो हो गए, ये सब लोग क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। अब हीट को ट्रैप करते करते क्या हो जाएगा, अगर आप हीट को ट्रैप कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओशन में क्या असर पड़ेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होगा तो फिर जो सी लेवल है वो राइज होगा, राइज इन सी लेवल होगा, और राइज इन सी लेवल होगा तो फिर जो ज़मीन है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि पानी ऊपर आ जाएगा। दिस वुड लीड टू से रेफ्यूजी क्राइसिस तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ह्यूमन पॉपुलेशन जाएगा तो जाएगा कहाँ, है ना। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर पे, एनवायरमेंट पे और बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स नज़र आ सकता है। तो ये आपका हेडलाइन है, ये आपका न्यूज़ आर्टिकल है, और क्वेश्चन क्या यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, डिस्कस हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से न्यूज़ में है, कैन हेल्प कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, पर एक छोटा सा ट्रिक जो हमने यहाँ पे बनाया है वो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लाइमेट इवेंट है, कोई भी क्लाइमेट इवेंट है, तो अगर हम मॉनिटर करते रहे, पहली बात तो सिर्फ हम ऑब्जर्व करते रहे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, तब भी सिर्फ मॉनिटरिंग से भी हमें प्रॉपर डेटा मिल जाएगा, प्रॉपर फैक्ट मिल जाएंगे कि हम किस सिचुएशन में हैं अभी, कितना ग्लेशियर्स मेल्ट हम कर रहे हैं, कितना हमें रोकना होगा, तभी हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। See, that is why what the world has decided that 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और अगर इतने में नहीं हो पाया तो मैक्सिमम 2 पे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस हैज़ बीन सेट। तो इसीलिए हम अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे तभी हम टारगेट्स और गोल्स फिक्स कर सकते हैं। तो एआई के थ्रू प्रॉपर डेटा एंड फैक्ट चेक के मदद से हम प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नंबर 2, मॉडलिंग। एआई से क्या होगा कि हमें किस मॉडल के साथ आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल हमें 2030 तक जो है ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन करना है, या फिर हमें 2070 तक यहाँ पे करना है, तो नेक्स्ट हमें मॉडलिंग यहाँ पे कर लेना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूल, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा पे बिल्कुल डिपेंडेंस कम करके हमें जो है ये हम लोग को क्लियर है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ ही जाना है। तो हम रिन्यूएबल के लिए क्या कर रहे हैं, सोलार पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, विंड पे फोकस कर रहे हैं, सो लाइक दैट। एंड देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मिनिमम रिसोर्सेज हम कर सकते हैं। सो ऑल दिस कैन बी डन थ्रू एआई। ओके, so a recent study commissioned by tech giant Microsoft estimated that AI applications in the sectors of agriculture, water, energy and transport could lead to 4% cut in greenhouse gas emission by 2030, equivalent to the annual emission of ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान कॉम्बाइंड। तो रिसेंटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक एनालिसिस किया था, और उस एनालिसिस से ये निकल के आया कि अगर प्रॉपर एआई का एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन किया जाए एग्रीकल्चर में, जैसे इसके लिए एक टर्म है स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर किया जाए यूजिंग एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, अगर वाटर रिसोर्सेज के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाए, एनर्जी के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया जाए, तो इन सब से क्या होगा, देयर विल बी अ 4% कट, दिस इज ह्यूज, देयर विल बी अ 4% कट बाय इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय द ईयर 2030। तो 4% यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस होने से, अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ना, ये पूरा ग्रीन हाउस गैस का ये पूरा साइकिल, हीट ट्रैपिंग होके, ग्लेशियर मेल्ट होके, सी लेवल राइज होने का, लैंड मास नीचे जाने का, रेफ्यूजी क्राइसिस, ये सारा चीज़ें फिर यहाँ पे सॉल्व होने के केस में आ जाएगा, क्योंकि 4% कट डाउन हो जाएगा 2030 तक जो कि कितना है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा का टोटल कॉम्बाइंड एमिशन जितना है उतने के बराबर है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम और क्या कर सकते हैं, एआई का यूज़ करके
एनवायरमेंट और हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन। कार्बन हम कितना लाइफ टाइम में कितना कार्बन आपका फुटप्रिंट, कितना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी प्लास्टिक बॉटल दैट वी आर बाइंग, कि हाँ 10 रुपये का प्लास्टिक का बॉटल है एंड वी आर throwing it, we are not recycling that plastic, each and everything like that which is non biodegradable, in that case हम एक बहुत huge amount of carbon footprint यहाँ पे छोड़ रहे हैं और अर्थ में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इसके वजह से दिक्कत फ्यूचर के लिए यहाँ पे कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी। किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। यू कैन अप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ट्रांसपोर्ट, और अगर ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ देन ऑलरेडी देर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ से पब्लिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें आप प्रॉपर तरीके से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके, जिसके वजह से पीपल विल ऑटोमेटिकली, if these services are very good, like in many developed countries people choose to use साइकिल्स, प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक्स बना के साइकिल्स यूज़ करते हैं या फिर पब्लिक व्हीकल्स, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ योर प्राइवेट व्हीकल्स। सो ये एनर्जी एफिशिएंसी के को भी बढ़ावा देगा प्रोवाइडेड हम एआई इसमें अच्छे से यूज़ करें, राइट। अगर टिकट ही बुक नहीं हो रहा है इस एक पर्टिकुलर ऐप में, मान लीजिए यू वांट टू ट्रैवल बाय अ सर्टेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप टिकट बुक करना चाह रहे हो लेकिन कभी आपको मिलता ही नहीं टिकट, या फिर इसमें हमेशा आपको ब्रोकर के थ्रू बुक कराना पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी में, तो इन दैट केस जनरल पब्लिक विल प्रेफर कि नहीं चलो इससे नहीं ही जाएंगे, कुछ और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। सो ये सब जो है आपका एआई के माध्यम से ये सब टिकटिंग वगैरह और ये स्मूथ ऑपरेशंस ट्रांसपोर्टेशन में किया जा सकता है। सिमिलरली एनर्जी एफिशिएंसी बाकी चीज़ों में भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली स्विचिंग फ्रॉम पेट्रोल टू डीजल, डीजल टू सीएनजी, सीएनजी टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, पहले पेट्रोल से फिर क्या हुआ, डीजल की थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है, फिर सीएनजी थोड़ा इफेक्टिव है, अब बेस्ट क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, लेकिन उसमें क्या है, चार्जिंग स्टेशन है ना। तो डेटा से कहाँ पे ज़्यादा यूज़ है, इस तरीके से चार्जिंग स्टेशंस बना सकते हैं। और फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, जैसे कि आपको अगर डेटा प्रॉपर मिल जाए, कि कहाँ कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, किस तरीके से एजुकेशन को, फार्म एजुकेशन को ग्रास रूट तक पहुँचाया जा सके, डिज़ास्टर या फिर एनवायरमेंटल किसी भी वजह से क्रॉप खराब ना हो, इस तरीके से कैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर किया जा सके, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से एग्रीकल्चर में भी लाया जा सके। नंबर 4 इज़ क्लाइमेट प्रेडिक्शंस। काफ़ी सारे बार आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, अगर किसी भी साइक्लोन का प्रॉपर प्रेडिक्शंस पहले मिल गया तो डेथ्स वहाँ पे आपका मिनिमाइज कर दिया गया, कंप्लीटली आपका जहाँ तक हो सके वहाँ पे ना के बराबर कर दिया गया। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, बाय क्लाइमेट प्रेडिक्शंस। बेटर कैसे हो सकता है, एआई के थ्रू। नंबर 5 ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलार एंड विंड। एग्जाम्पल, IBM का जो आपका वाटसन एनर्जी है दैट इज़ फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी सिस्टम्स। अब क्या कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है क्या, इज़ देयर एनी नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो फॉर artificial intelligence in environment? See, there is one thing, many a times this environment again goes along with the habitants there, और यहाँ पे काफ़ी समय से for example the local tribals or the indigenous people are living hand in hand with the environment. अब क्या ये मॉडर्न तरीका हो सकता है, अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगे, एंड जो वहाँ पे इंडिजीनियस तरीके से, इंडिजीनियस नॉलेज को, उसको कैसे, काफ़ी सारी चीज़ें तो रिटन फॉर्म में भी नहीं है, तो उसको कैसे डेटा को रिटन फॉर्म में करके फिर उसको डिजिटलाइज करके उसको एआई मशीन्स को फीड करना, सो दैट इज़ अ चैलेंज एज ऑफ नाउ। ओके, next let us come to the article which is very important because this is first ever। जब भी फर्स्ट एवर नज़र आए भारत के केस में तो वो इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें हैं, एक तो हम सेंसस के बारे में पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कास्ट based census is again in news, and third is your census regarding your water body. So India has got its first ever water body census। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में किसने टॉप किया है, बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ योर
मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स। तो भारत में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स है? द आंसर इज वेस्ट बंगाल। कहाँ से पता चला? फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस। सो ओवर 24 lakh water bodies are there across India. This is according to the data which has been produced by the Ministry of Jal Shakti. So कितने water bodies है? 24 lakh 24,540. So there are over 24 lakh water bodies across the country. नंबर 2 सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में है सबसे ज़्यादा। नंबर 3 सबसे कम किस में है? सिक्किम में है सबसे कम, 134 वाटर बॉडीज है सिक्किम में। नंबर 4 इस रिपोर्ट को या फिर फर्स्ट एवर वाटर सेंसस जो है ये डेटा किसने रिलीज किया है? आंसर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नाउ नंबर 5 व्हाट इज अ वाटर बॉडी? सो ऑल नेचुरल एंड मैन मेड यूनिट्स बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स with some or no masonry work used for storing water for irrigation or other purposes. तो अगर आपका एक जैसे नदी, रिवर, ओशन, ये सब में क्या डिफरेंस है? जो पॉन्ड्स होंगे वो क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स होते हैं पॉन्ड्स। फिर लेक जो है वो हो सकता है कि मैन मेड लेक हो, आर्टिफिशियल लेक हो, है ना, ये भी तो हो सकता है, और हो सकता है नेचुरल लेक हो, सॉरी। फिर आपका वाटर बॉडी हो सकता है रिवर, रिवर जो कभी ना कभी जाके आपका समुंदर में मिलेगा, ओशंस में जाके मिलेगा। फिर ओशंस जो कि सारे आपस में कनेक्टेड है। तो दिस इज अबाउट योर पॉन्ड। नेक्स्ट इज, इससे पहले ऑलरेडी ट्यूबवेल्स के बारे में पूछा गया था कि किस में ज़्यादा है, वेल्स किस में ज़्यादा है, वेल से इरिगेशन किस में सबसे ज़्यादा है। ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स है। तो आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स। ओके, तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स। पॉन्ड्स किस में सबसे ज़्यादा है? वेस्ट बंगाल में। लेक्स है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। एंड सबसे ज़्यादा जो वाटर कंजर्वेशन स्कीम है उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। नाउ द क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाटर किसका सब्जेक्ट है? आंसर वाटर स्टेट का सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल के मुताबिक। एंड व्हाट इज द एम ऑफ सच काइंड ऑफ अ सेंसस? क्यों हम पहली बार के लिए वाटर बॉडी सेंसस कर रहे हैं? द एम इज टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस फॉर ऑल वाटर बॉडीज। तो बेसिकली भारत में बहुत सारे वाटर बॉडीज है। अब ये जो आपका पहला डेटा निकल के आया, वाटर बॉडी सेंसस निकल के आया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको लेके आया है, जिसके तहत 24 लाख से ज़्यादा भारत के अंदर वाटर बॉडीज़ आपके हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अगर हम वाटर बॉडीज़ देखें तो वेस्ट बंगाल के अंदर है और सबसे कम सिक्किम में है। सबसे ज़्यादा लेक्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा लेक। और वाटर जो है वो 7th शेड्यूल में स्टेट के अंदर आपका स्टेट लिस्ट में आता है। 7th शेड्यूल में लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, 3 लिस्ट है। और जो कहीं नहीं है तो वो रेसिडियरी पावर पार्लियामेंट के पास। तो इस तरीके से ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन। ये है आपका बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अभी क्या चल रहा है? असम और अरुणाचल के बीच में थोड़ा सा आपका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ये आपका तब से ही चलता आ रहा है, डिवीजन के समय से ही। नाउ सी, what is the Assam Arunachal border dispute over which the state's chief minister signed an MOU? तो रिसेंटली यहाँ पे आपका एक MOU जो साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत क्या है कि देखो, अब जो है दोनों ही स्टेट कोई भी नया क्लेम फ्यूचर में नहीं करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा, ये नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि डिटेल सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा बाय सर्वे ऑफ इंडिया। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, neither of the states will make any new claim in future. Okay, कोई अब आगे फ्यूचर में नया क्लेम नहीं करेगा। The two states roughly share a border of 800 kilometers. यहाँ पे लगभग दोनों स्टेट के बीच में 800 किलोमीटर का बॉर्डर है। And this border
इज ऑल्सो अ रीजन। क्यों बॉर्डर है तो डिस्प्यूट होने का चांस है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट ऑब्वियसली इसलिए है। इस डिस्प्यूट में कितने गांव आ गए हैं? 123 बॉर्डर विलेजेस इसमें आ गए हैं। 123 बॉर्डर विलेजेस विच स्पेन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। तो बेसिकली 123 बॉर्डर विलेजेस, 12 अरुणाचल प्रदेश, 8 डिस्ट्रिक्ट्स असम। और यहाँ पे क्या है, आगे भविष्य में कुछ यहाँ पे और नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, नाउ सी साइनिंग ऑफ विच डिक्लेरेशन हैव हैपन? नामसाई डिक्लेरेशन। तो अगर पूछे कि कौन सा डिक्लेरेशन साइन किया असम और अरुणाचल प्रदेश ने मिलके इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, आंसर इज योर नामसाई डिक्लेरेशन। ओके, हैज बीन रिजॉल्व ऑन जुलाई 15, 2022 by signing the Namsai declaration between the two states. Okay, and they both agreed in principle that ठीक है हम इसको follow करेंगे. Now let us come to the another very important question as well as ये आपका current affairs ही बहुत important है क्योंकि पहली बार के लिए फिर से first time के लिए this event has happened. A 2-day Global Buddhist Summit 2023 has happened in India for the first time. And the Global Buddhist Summit 2020 was concluded in New Delhi with the New Delhi Declaration. Okay, the summit concludes that क्या conclude करता है? Peace is the foundation for human happiness and well-being. ठीक है, सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी, लेकिन सुकून शांति पीस किससे मिलेगा? ये पीस इज द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, ओके, एंड वेलबींग। क्या है सीक्रेट? क्या है एक शब्द में सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है पीस। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ बुद्धास टीचिंग्स इन टूडेज सोसाइटीज? ये क्वेश्चन आपका एक बार ये GS1 के तरफ से भी इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका एथिक्स के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है कि एथिक्स में जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स है उसका प्रेजेंट टाइम में क्या वैल्यू है, ये आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट अस लर्न अबाउट अभी करंट अफेयर्स में इस पर्टिकुलर इवेंट में से PIB में क्या निकल के आया है। ठीक है, तो ये हमने PIB से डायरेक्टली यहाँ पे लिया है। सो द फोकस ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट वाज ऑन मोड्स ऑफ डिसमिनेटिंग एंड इंटरनलाइजिंग। क्या इंटरनलाइज करना चाह रहे हैं? कौन से वैल्यूज को इंटरनलाइज करना चाह रहे हैं? इंटरनलाइजिंग यूनिवर्सल वैल्यूज एंड टू फाइंड वेज टू वर्क टुगेदर टू एड्रेस द बर्निंग challenges both within and globally and offer sustainable model for future of the world। किस तरीके से पूरी दुनिया एक साथ काम कर सकती है और एक साथ दुनिया भर में जो challenges है उनको सॉर्ट आउट कर सकती है, और किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, सस्टेनेबल हो, वो एज इट इज़ आपका जो है फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, सो इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें निकल के आया है, इसने हाईलाइट किया है, इंस्पायर किया है बुद्धिस्ट बेसिक फंडामेंटल्स को, जैसे कि पीस, वेलबींग, हार्मनी एंड कॉम्पेशन फॉर यूनिवर्सल पीस। क्या क्या चीज़ें चाहिए? पीस, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल हाउ पीस कैन बी यूजफुल टुडे। आजकल देखिए रोड रेज में मान लीजिए सड़क पे जब गाड़ियाँ चलती है तो नॉर्मली भी थोड़ा छोटे मोटे चीज़ों पे लोग बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आ जाते हैं, या फिर किसी ने किसी को थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया तो नहीं मैं ही हीरो हूँ, दूसरा इंसान भी सोचता है नहीं मैं ही बॉस हूँ, तो आपस में लड़ना झगड़ना, तो थोड़ा शांति है ना बना के रखना चाहिए। फिर वेलबींग, देन हार्मनी, दैट इज़ भाईचारा, सब लोग एक दूसरे से अच्छे से रहे, नेचर के साथ सब लोग अच्छे से रहे, सबे लिविंग और सभी के साथ जो है हार्मनी बना। कॉम्पेशन, भाईचारा, द फीलिंग एग्जैक्टली, भाईचारा लिटरली इज ब्रदरहुड, बट कॉम्पेशन इज योर फीलिंग एग्जैक्टली हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग एंड बीइंग एबल टू डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट इसको आप पढ़ के देख सकते हैं। नंबर 1 इज़ योर एम। व्हाट इज़ द एम? इसमें एम क्या है कि किस तरीके से जो ह्यूमन रेस है उसको जो फ्री किया जा सकता है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रॉम इल फीलिंग्स, फ्रॉम ग्रीड, सेल्फिशनेस, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों से कैसे फ्री किया जा सकता है, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ इनफ टू फुलफिल द
wants of everyone, but the greed that cannot be fulfilled. ज़रूरतें, नीड्स एक्सेट्रा इज अ डिफरेंट थिंग, बट ग्रीड, एक इंसान का ग्रीड, उसको पूरी दुनिया चाहिए, क्या करोगे, है ना? तो ग्रीड यहाँ पे फुलफिल करना इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? पीस एंड हार्मनी इज रिक्वायर्ड एट बोथ पर्सनल लेवल एज वेल एज एट द ग्लोबल लेवल. Next you can see is peace, to recognize that peace is the foundation for human happiness and well-being. Okay, वायलेंस वगैरह को कम करना, कॉन्फ्लिक्ट कम करना, वॉर सिचुएशंस नहीं करना, और एक दूसरे के साथ ऑन अ ह्यूमन लेवल एज वेल एज देशों के साथ ऑन अ ग्लोबल लेवल भी किस तरीके से पीस मेंटेन किया जा सकता है. नेचर के साथ किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी मेंटेन किया जा सकता है, हाउ टू स्टॉप द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन and how to address the climate changes, you know, for example कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल भूटान, वो बोल रहा है कि हम कार्बन एमिशन नहीं करेंगे, है ना, नेट ज़ीरो नेशन है. इनफैक्ट देयर आर कार्बन नेगेटिव नेशंस. इंडिया के अंदर भी बताइएगा कमेंट करके विच इज़ अ कार्बन नेगेटिव स्टेट इन इंडिया. तो इस तरीके से कार्बन एमिशन तो छोड़िए, उल्टा नेट ज़ीरो भी नहीं, नेगेटिव चल रहे, मतलब दे आर हेल्पिंग टू reduce the CO2 of the others as well. कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वाई आई हैव पिक्ड अप द पॉइंट, बिकॉज यू विल गेट देम इन द PDF, नो. तो इसमें सभी चीज़ें लिखने लायक आपको पूरा दिया गया है. वेल-बींग, to acknowledge that true happiness arises from inner peace and contentment. इनर पीस और सुकून और शांति, है ना. कॉन्टेंटमेंट इज बेसिकली योर, द नियरेस्ट वर्ड दैट आई कैन फ्रेम इज योर सुकून एंड शांति. सो कैसे ये कैसे कर सकते हैं? टू कल्टिवेट माइंडफुलनेस. अच्छा, हाउ टू कल्टिवेट माइंडफुलनेस? वेरी सिंपल वे इज टू जस्ट रिकॉग्नाइज दैट इफ यू आर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीथ, वॉकिंग, फोकस ऑन योर वॉक, ईटिंग, फोकस ऑन योर वॉक, लाइक दैट. हमेशा फ़ोन ही ले रहे, खाते वक्त, चलते वक्त, बात करते वक्त कुछ और कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर एब्सेंट माइंडेडनेस, है ना. तो एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं होना है, कल्टिवेट माइंडफुलनेस. कॉम्पेशन, विजडम, all these things has to be done for happiness and well-being. And then this global Buddhist summit also recognizes the Buddhist pilgrimage as living heritage and how to improve the Buddhist pilgrimage, how to ensure that there is spiritual growth and cultural understanding as a result of the same. One more point that you can add is this would eventually also lead to tourism. Already Buddhist circuit is there, but जो IRCTC के through package है that is at a higher cost. So probably bringing out more such cost-friendly initiatives, it will increase the tourism as well. Next is the recommendations. There are crucial need for a paradigm shift in the human attitude towards nature. जो यहाँ पे बुद्धिस्ट टीचिंग्स है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो नेचर के तरफ एक आपका ह्यूमन एटीट्यूड जो है उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अबाउट नालंदा. नालंदा ऑलरेडी यू मस्ट बी नोइंग, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने सुना होगा. सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेट्स ऑफ धम्मा एडुकेशन फॉर नियरली 700 years फ्रॉम 5th to 12th centuries AD. सो हाउ टू, क्योंकि ये पहले से आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महावीरा भी बोला जाता है, और सभी दुनिया से लोग यहाँ पे आके, आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें पर तब से चलता आ रहा है वासुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली. सो ये एथिक्स में भी आपको मिलता है वासुदेव कुटुंबकम. सो हाउ टू प्रमोट दिस आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम. ग्लोबलाइजेशन इज द न्यू वर्ड, है ना, जो अभी आ रहा है. इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के प्लस माइनस भी डिस्कशन में आ रहा है, बट इसके कुछ नेगेटिव है नहीं, बिकॉज दिस इज द ट्रीटिंग द होल वर्ल्ड एज योर फैमिली. ओके, एंड दिस ईयर what is the theme? The theme is response to contemporary challenges, philosophy to praxis. This is the theme of the Global Buddhist Summit 2023. Now let us practice one question here. With reference to the religious history of India, consider the following statements. Okay, इनको देखना है. Tharavadians belong to Mahayana Buddhism. Is it true? So this first option here is only not true. 1 and 2 हट गया, फिर 3 देख लेते. The deification of the deification means your बुद्धा को एज अ गॉड, है ना, एज अ डेटी, एज अ डेटी यहाँ पे मानना कि आप ही भगवान है, आइडल बना लिया, वर्शिप कर लिया.
of Buddha by Mahasanghikas fostered the Mahayana Buddhism. Absolutely correct. The basic difference between Hinayan and Mahayana form of Buddhism is that Hinayan में idol worship नहीं है, Mahayana में idol worship है. Concept of Bodhisattva. Okay, in Mahayana form of Buddhism. So 3 is definitely correct. इसमें तो 3 है ही नहीं, तब भी ये eliminate हो गया है ना. Next देखिए, Lokattarwadin sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. So this is also correct. So the correct answer here is your 2 and 3. So 2 and 3 is the correct answer. Next question देखिए, recently a 2-day global Buddhist summit has been held by which ministry? तो recently किस ministry ने इसको conduct किया? Ministry of Culture. So A is the correct answer, Ministry of Culture. So this already we have looked into this. So the answer you can read this for the answer, पर already हम इसको देख चुके हैं about the 2-day conference. Okay. आज मैप ऑफ द डे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व. एंड एज यू कैन सी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है. आई एम सो सॉरी. सो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व दिस इज इन सिक्किम. ये आपका सिक्किम में स्थित है. ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इन 2016 ये आपका मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डेजिग्नेट किया गया. ओके. टुडे इन द टेबल ऑफ द डे वी आर लुकिंग इनटू रिवर एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. लेट अस लुक इनटू गंगा. सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गंगा का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? यमुना. इसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी. घाघरा, गंडक, कोसी. गोमती कहाँ पे है? लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है. सोन एंड रामगंगा. यमुना के ट्रिब्यूटरीज चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस एंड हिंडौन. इस तरीके से आप लोग कम से कम गंगा यमुना के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ज़रूर ध्यान रखिएगा. और इसके अलावा जैसे तुंगा भद्रा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है. पेनगंगा बहुत कॉमन क्वेश्चन है. गोदावरी का ट्रिब्यूटरी पेनगंगा. ठीक है. तो इस तरीके से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट को यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा. जस्कर, स्योक दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले. ये आपका इंडस के ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. सो आज के सेशन में हम लोग इतना यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज फ्रॉम GS पेपर 1 हिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन है. ये कल के स्लाइड में से आ गया. सो पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया. 2020 का UPSC क्वेश्चन था ये. और आप अगर नॉर्मली किसी को प्रीलिम्स स्पेसिफिकली ही अगर कोई यहाँ पे स्टडी कर रहा है, अगर आप पूछेंगे कि कौन सा पीरियड था मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड, देन हो सकता है कि कोई आपको पूछे कि नहीं मौर्यंस का पीरियड था, अशोका का पीरियड था मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड. But you see what is the question being asked here for GS paper 1 history 2020 का UPSC means question है. Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. So let us know about the answer in the comment box. आप ज़रूर इनको participate करें. अगर आप पहले से मेंस क्लास में हैं तो तभी भी आप जो है इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. So thank you so much for joining me in this particular session. Take care, stay blessed and have a great day ahead. Bye bye.